नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेविंग बैंक खाते से आईटीआर फाइल करने के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का सेविंग बैंक अकाउंट होता है। किसी के पास एक अकाउंट होता है, किसी के पास दो हो सकता है, किसी के पास तीन तो किसी के पास पांच और कुछ लोग तो 10-10 अकाउंट भी अपना रखते हैं। इस सेविंग बैंक अकाउंट में जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स रिटर्न में इन्हें दिखाना आपके लिए आवश्यक होता है। इनकम टैक्स के अंदर कई सारी लिमिट दी गई है सेविंग अकाउंट को लेकर। चाहे आप कैश डिपॉजिट करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कई सारे ट्रांजैक्शन आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से करते हैं। तो कौन से ट्रांजैक्शन को हमें इनकम टैक्स रिटर्न पर्पस के लिए यहां पर दिखाना होता है, यानी सेविंग अकाउंट की पूरी डिटेल जानकारी देंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 25-26 की अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपके पास अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, तो उस केस में आपको कैसे यहां पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, क्या क्या इनकम आपकी हो सकती है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी देंगे। कैसे आपको अपना सेविंग बैंक अकाउंट देखना है, यानी कैसे इसको एनालाइज करना है, कैसे इसमें से इंफॉर्मेशन आपको निकाल कर आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इसको डालनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है अपने सेविंग बैंक अकाउंट, क्योंकि यहां पर जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आपके सारे बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अगर कभी भी आपको नोटिस भेजता है तो इन्हीं बैंक ट्रांजैक्शन की मदद के थ्रू ही भेजता है। अगर आपकी इनकम मैच नहीं करती है आपके ट्रांजैक्शन से, जो बैंक में आपने करे, सेविंग बैंक में करें, तो उस केस में आपको नोटिस आ जाती है। तो यहां पर सेविंग बैंक अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर डॉक्यूमेंट है, जिसके थ्रू आप अपनी आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं सेविंग बैंक अकाउंट से कैसे हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कैसे सारे ट्रांजैक्शन यानी क्या क्या चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये सारी डिटेल आज के इस एक ही वीडियो में दी गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सेविंग बैंक खाते से आईटीआर कैसे आप फाइल करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग, यानी अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जिसमें लिमिट दी गई है, तो उस केस में आपको मैंडेटरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। भले ही आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो आपकी 3 लाख की दी गई है न्यू टैक्स रेजिम से, अगर उससे बिलो इनकम भी क्यों ना है तो भी आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना पड़ता है अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा किया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिपॉजिट किया है सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, चाहे आपका एक खाता हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्यों ना हो, पूरे साल में इन अ फाइनेंशियल ईयर में, एग्रीगेट ध्यान रखिएगा कितना अमाउंट यहां पर दिया गया लिमिट, एग्रीगेट ₹50 लाख और मोर, यानी 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट किए हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब यहां पर सबसे पहले समझते हैं डिपॉजिट। तो यहां पर डिपॉजिट चाहे आपने कैश में किया हो सकता है आपने चेक से किया हो, एनईएफटी से किया हो, आईएमपीएस से किया हो, आपने आरटीजीएस से किया हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने किया है, नेट बैंकिंग से हो सकता है आपने किया है। कैश में भी ध्यान रखिएगा आपने काउंटर पर जाकर कैश जमा करवाया, एटीएम में कैश जमा करवाया, या कैश डिपॉजिट मशीन जो थी वहां पर जाकर आपने कैश जमा कराया। इसके अलावा आपने यूपीआई किया या फिर आपने गूगल पे से किया है, पेटीएम से किया है, या अदर किसी मोड से, ई मोड से आपने जो है डिपॉजिट किया है। तो ये सभी जो है यहां पर डिपॉजिट कंसिडर किया जाता है। डिपॉजिट क्या किया गया है? मनी, पैसा डिपॉजिट किया गया है।
यानी यहां पर मनी जो है वो ऐड हुआ है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। अगर ये जो डिपॉजिट है जिसको हम नॉर्मल बैंकिंग लैंग्वेज में कहते हैं क्रेडिट साइड, तो जितनी भी आपकी क्रेडिट साइड होगी वो यहां पर आपका डिपॉजिट माना जाता है। डेबिट साइड आपका विड्रॉल होता है, क्रेडिट साइड आपकी यहां पर डिपॉजिट होता है। तो आपके जितने भी सेविंग अकाउंट है, चाहे एक सेविंग अकाउंट हो आईसीआईसी बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में है, एक्सिस बैंक में है, ध्यान रखिएगा यहां पर आपको देखना है टोटल क्रेडिट। टोटल आपकी जो क्रेडिट होगी पूरे साल में, पूरा साल क्या होगा आपका 1 अप्रैल 2024 से लेकर, यानी यहां पर फाइनेंशियल ईयर है यानी प्रीवियस ईयर आपका देखना है, जिस साल के आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है। इस फाइनेंशियल ईयर की टोटल क्रेडिट आपको लेनी है। मान लीजिए आईसीआईसी बैंक में आपने 20 लाख की टोटल क्रेडिट आ रही थी, एचडीएफसी बैंक में 10 लाख की टोटल क्रेडिट आ रही थी और एक्सिस बैंक में 15 लाख की टोटल क्रेडिट आ रही थी। तो टोटल आपका कितना हुआ 45 लाख रुपए। अगर 45 लाख रुपया है तो उस केस में यहां पर आपको डेबिट नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा, सेविंग बैंक अकाउंट का डेबिट नहीं देखना है, ओनली क्रेडिट देखना है जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ है। तो ये अगर 45 लाख रुपए है यानी 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर होता तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती, क्योंकि यहां पर 45 लाख है तो यहां पर आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो इसको वॉलंटरली फाइल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे वॉलंटरली फाइल करनी है, मुझे लोन पर्पस के लिए या मुझे पासपोर्ट बनवाना है, वीजा बनवाना है, फॉरेन जाना है, तो उसके लिए आप वॉलंटरली फाइल कर सकते हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कब आएगी, जब 50 लाख या उससे ज्यादा होगा सेविंग बैंक अकाउंट में सभी को मिलाकर, तब आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है। यहां पर ध्यान रखिएगा एग्रीगेट बोला हुआ है यानी सभी को मिलाकर देखना है, 20 लाख 10 लाख 15 लाख सभी को मिलाकर यहां पर देखना है 50 लाख या उससे ज्यादा हुआ है। अब यहां पर डिपॉजिट यानी क्रेडिट साइड कौन सी आपकी एंट्री आ सकती है। पहली आपका जो सैलरी है, हो सकता है आपके अकाउंट में सैलरी आ रही हो, या आपने कोई रेंट पर हाउस प्रॉपर्टी दी है वो आ सकती है। बिजनेस का जो प्रॉफिट, बिजनेस की जो रिसिप्ट है, सेल है आपकी, वो आ सकती है। कोई आपने कैश डिपॉजिट किया वो आ सकता है, आपने कोई कैश सेल करी है वो भी आ सकती है, या फिर सेविंग का जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो यहां पर आ गया, या डिविडेंड है वो आ गया। इसके अलावा आपके शेयर्स आपने बेचे हैं वो यहां पर आ जाते हैं, जो भी शेयर्स आपने सेल किए, जो भी पैसा शेयर्स का बेचने पे आया है। म्यूचुअल फंड आपने बेचा है वो यहां पर एंट्री आ गई, या आपने कोई ट्रांसफर किए हैं, मान लीजिए आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर किया गया है जिसको हम कहते हैं स्विफ्ट ट्रांसफर, तो स्विफ्ट ट्रांसफर यहां पर आपको कंसिडर नहीं करना है। ये 50 लाख की लिमिट में स्विफ्ट ट्रांसफर जो होगा वो आपको नहीं देखना है। स्विफ्ट ट्रांसफर का मतलब है आपने आईसीआईसी बैंक से ही 10 लाख उठाकर एचडीएफसी बैंक में डाल दिए, या एचडीएफसी बैंक से 10 लाख उठाकर आपने एक्सिस बैंक में डाल दिए, तो ये जो 10 लाख रुपए आपके क्रेडिट हुए एचडीएफसी और एक्सिस बैंक में, ये आपके स्विफ्ट ट्रांसफर है। अगर इसको आपने कैश में अगर ट्रांसफर किया है यानी कैश निकाला फिर जाके डिपॉजिट कर दिया, तो वो कंसिडर कर लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी कोई भी बात नहीं मानेगा कि आपने एक ही बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में कैश जमा किया है। लेकिन अगर आपने बैंक के थ्रू ट्रांसफर किया है तो उस केस में आप क्रॉस एंट्री दिखा सकते हैं, आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि एक बैंक के अंदर डेबिट एंट्री है उसी दिन की और सेम एंट्री यहां पर क्रेडिट साइड है दूसरे बैंक में सेम दिन की और सेम टाइम की, तो उस केस में तो यहां पर आपका स्विफ्ट ट्रांसफर है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। कैश में यहां पर स्विफ्ट ट्रांसफर आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है तो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी सेल का पैसा है वो यहां पर आ जाता है। साथ अगर आपने किसी से लोन लिया है, फ्रेंड से लिया है, रिलेटिव से लिया है, तो वो लोन भी आपके क्रेडिट साइड में आता है। एलआईसी की मैच्योरिटी अगर आई है तो वो भी आपके आ जाती है। इसी के साथ साथ आपका एफडी का क्लोजर है वो भी यहां पर आपके क्रेडिट साइड पे आ जाता है, या फिर अगर कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज है, पोस्ट ऑफिस का ब्याज है, तो कई सारी एंट्री जो है वो आपके क्रेडिट साइड में आती है, डिपॉजिट साइड में आती है, जो भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट है। इसमें से कई आपकी इनकम हो सकती है, कई आपकी सेल भी हो सकती है और कुछ आपके ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो क्रेडिट आ रहे हैं वही आपकी इनकम मानी जाएगी। यानी ये जो 45 लाख है इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कह रही है इस 45 लाख पर सीधा आप जो है वो टैक्स दे दे 30%, या जो भी आपके स्लैब के हिसाब से आप यहां पर टैक्स दे दे, ऐसा नहीं है।
हो सकता है ये लोन का भी पैसा हो सकता है, बिजनेस सेल का भी पैसा हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हम अभी सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं डिपॉजिट जो भी आपने कैलकुलेट किया है 50 लाख या उससे ज्यादा, इसीलिए ताकि आपको मैंडेटरी आईटीआर लागू है या नहीं है इसी पर्पस के लिए ये कंसिडर आपकी इनकम नहीं की जाएगी। इनकम कंसीडर करने के लिए आपको देखना होगा, जैसे सैलरी है ये आपकी इनकम हो गई, रेंट है ये आपकी इनकम है, अब बिजनेस रिसिप्ट है ये इनकम नहीं है, ये आपका सेल है, तो फिर आपको यहां पर परचेज कम करनी पड़ेगी, जो प्रॉफिट आएगा वो होगा। कैश डिपॉजिट, अगर आपने कैश डिपॉजिट जो है वो किया हुआ है, सेल दिखाया है तो वो दिखा सकते हैं, कैश सेल भी आप दिखा सकते हैं, कैश डिपॉजिट भी दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड है ये आपकी इनकम हो सकती है, शेयर्स आपने बेचे तो उसमें सेल किया है जो पैसा आया है तो गेन कितना हुआ है वो आपको निकालना होगा। तो यहां पर आपको जो है मैंडेटरी आईटीआर कब लागू होगी, सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप डिपॉजिट करते हैं 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा। आ जाते अपने सेकंड पॉइंट पे, तो कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, तो यहां पर जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या कोऑपरेटिव बैंक है जहां पर आपने कैश डिपॉजिट किया है, तो उस केस में लिमिट दी गई है, उस लिमिट से ज्यादा अगर करते हैं तो वो आपकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। पहले पॉइंट में हमने देखा था आप सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं 50 लाख से ज्यादा, तो उस केस में आपके लिए आईटीआर मैंडेटरी होती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपने यहां पर कैश डिपॉजिट किया है, चाहे आपने पूरे साल में किया है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, चाहे आपका एक खाता हो या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट क्यों ना है, यहां पर लिमिट दी गई है एग्रीगेट, यहां पर पूरे साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन यहां पर डिपॉजिट करता है, किसको रिपोर्टिंग होगी तो वो भी हम आपको बता देंगे, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इन सबको रिपोर्टिंग हो जाती है। आइए इन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। तो यहां पर बात करी जा रही है कैश डिपॉजिट की, यानी अगर आप ऑनलाइन डिपॉजिट करते हैं, एनईएफटी से करते हैं, आरटीजीएस से करते हैं या आईएमपीएस के थ्रू करते हैं, चेक के मोड से करते हैं, यूपीआई से करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, तो इनको यहां पर आपको नहीं देखना है। कैश डिपॉजिट आपने एटीएम में कैश डिपॉजिट कर दिया, कैश काउंटर पर जाकर कर दिया, या कैश डिपॉजिट मशीन थी वहां पर जाकर आपने कैश जमा कर दिया, तो ये पूरा का पूरा कैश डिपॉजिट देखा जाएगा। फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक आपको ट्रांजैक्शन देखना है। एक अकाउंट है या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट है, ऑल ओवर इंडिया देखना है आपका कितने सेविंग बैंक अकाउंट है। तो सेविंग बैंक अकाउंट आपके कितने, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। नॉर्मली सभी के लिए लिमिट तो 10 लाख की है, लेकिन यहां पर क्योंकि बैंकों की आपस में इंटरलिंक नहीं है, इस वजह से यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। मान लीजिए आपने आईसीआईसी बैंक हो गई, एचडीएफसी बैंक है और आपकी एक्सिस बैंक है। इस बैंक में आपने 5 लाख रुपए डाले, इस बैंक में आपने 8 लाख रुपए डाले हैं और इस बैंक में आपने यहां पर 5 लाख रुपए और डाले हैं, तो टोटल आपका यहां पर 18 लाख हो जाता है। तो इस केस में यहां पर आपकी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल देखें तो 10-10 लाख से ज्यादा नहीं है। आप चाहे पोस्ट ऑफिस में अलग से डाल दें 5 लाख रुपया, तो भी आपकी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। एग्रीगेट आपको देखना है, तो एग्रीगेट पर बैंक के हिसाब से आपको देखना होगा। पर बैंक के हिसाब से अगर आप देखेंगे, यानी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ही आपने मान लीजिए अप्रैल के अंदर 5 लाख के ट्रांजैक्शन किए, फिर जून के अंदर आपने 5 लाख के ट्रांजैक्शन किए, फिर दिसंबर में आपने 5 लाख के ट्रांजैक्शन किए, टोटल आपका 15 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, 10 लाख से क्रॉस हो गया, तो इस केस में रिपोर्टिंग हो जाएगी। लेकिन यहां पर इंडिविजुअल अगर देखें तो रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो एग्रीगेट यहां पर आपको देखना है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख बैंक के अंदर, तो टोटल 10 लाख है, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। एग्रीगेट देखें या एक बार में ही 10 लाख है, सिंगल ट्रांजैक्शन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। पर्सन यहां पर इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, एओपी, बीओआई, कंपनी हो गई, एलएलपी हो गया, फर्म हो गया, ट्रस्ट हो गई, सभी को यहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल रहता है। रिपोर्टिंग कौन करेगा, या तो बैंक करेगा जहां पर आप जमा कर रहे हैं, या पोस्ट ऑफिस करेगा, या फिर जो भी कोऑपरेटिव बैंक है वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे कर देता है। अब रिपोर्टिंग कौन से फॉर्म में की जाती है, तो एसएफटी के फॉर्म में आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है कि इस व्यक्ति ने कैश डिपॉजिट किया। मान लीजिए यहां पर एक्सिस बैंक है, इसने रिपोर्टिंग करी है, कैश डिपॉजिट किया हुआ है 20 लाख रुपया, तो ये आपके यहां पर एआईएस के अंदर दिखाई देगा, 26AS के अंदर यहां पर दिखाई देगा, तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट आपको नहीं करना है,
पूरे साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा। अगर ऐसा करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी नोटिस आ जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नोटिस भेजकर इसकी जो सोर्स है वो आपसे मांग सकता है। फिर सोर्स आपको बताना होगा कि ये जो 20 लाख रुपए आपने कैश डिपॉजिट किया है ये पैसा आपके पास कहां से आया है। अगर आप इसका सोर्स नहीं प्रूव कर पाए तो उस केस पे आप पर टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है। आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा 194(n) के तहत। इस टीडीएस को भी आप क्लेम कर सकते हैं अपनी आईटीआर में। अब कितना टीडीएस आपका कटा जाएगा, क्या लिमिट है, आइए ये समझते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर आपका एग्रीगेट आपको देखना है, यानी टोटल यहां पर आपको देखा जाएगा। जो भी बैंक होगी, जो भी पोस्ट ऑफिस होगी जहां पर आपने कैश विड्रॉ किया है या कोऑपरेटिव बैंक है तो उस केस में वो आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट करने वाली है 194(n) के अंदर और ये आपके 26(a) के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। एग्रीगेट यहां पर देखा जाएगा, लिमिट जो है वो एग्रीगेट बेस पे दी है, चाहे आपका एक सेविंग अकाउंट हो या फिर एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट क्यों ना हो, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, सभी को मिलाकर यहां पर लिमिट देखी जाती है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले बात करते हैं अगर आप आईटीआर रेगुलर फाइल करते हैं तो इस केस में क्या लिमिट दी गई है। तो इस केस में दो लिमिट है, एक तो है अप टू 1 करोड़। तो अप टू 1 करोड़ तक अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो उस केस में कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटा जाएगा। और दूसरी जो लिमिट है वो एक्सीडिंग 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ किया है, आईटीआर रेगुलर फाइल कर रहे हैं, तो इस केस में यहां पर आपका 2% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब ये 2% कैसे किया जाएगा, मान लीजिए आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है वो कैश विड्रॉ किए हैं पूरे साल में, तो ये 20 लाख पर 1 करोड़ पर आपका नहीं काटा जाएगा, 1 करोड़ पर 0% है, 20 लाख पर आपका 2% यानी 40,000 टीडीएस जो है वो आपका काटा जाएगा। अब यही 1 करोड़ की जो लिमिट है ये दी गई है बैंक के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक में पैसा कैश विड्रॉ करते हैं तो वहां पर 3 करोड़ की लिमिट आ जाती है। तो उस केस में ध्यान रखिएगा 3 करोड़ तक आपको 0 टीडीएस और 3 करोड़ के ऊपर एक्सीड हो गया तो उस केस में आपको 2% टीडीएस लगेगा। यानी 3 करोड़ 20 लाख रुपए अगर आपने निकाले हैं तो ये 20 लाख जो होंगे उस पर आपको 2% 40,000 का टीडीएस यहां पर कटा जाएगा। अब बात करते हैं अगर आपने लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर जो है वो फाइल नहीं करी है, नॉट फाइल, रेगुलर फाइल आप नहीं है, तो इस केस में ध्यान रखिएगा क्या लिमिट दी गई है। तो यहां पर अप टू 20 लाख तक ध्यान रखिएगा 0 टीडीएस। तो 20 लाख तक अगर आपने कैश विड्रॉ किया कोई टीडीएस नहीं। एक्सीडिंग 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा, लेकिन यहां पर 1 करोड़ रुपए तक, 1 करोड़ तक अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो उस केस में यहां पर 2% टीडीएस कटेगा और एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में 5% टीडीएस कटेगा। अब ये 1 करोड़ की लिमिट जो है वो बैंक के लिए और पोस्ट ऑफिस के लिए है, हमने ऑलरेडी आपको बताया, और कोऑपरेटिव बैंक है तो उस केस में यहां पर 3 करोड़ की लिमिट आपको देखनी है। किसी ने फिर से 1 करोड़ 20 लाख पर यहां पर कैश विड्रॉ किया है, आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो इस केस में कितना टीडीएस डिडक्ट होगा, पहले 20 लाख पर नहीं होगा, 80 लाख पर आपका 2% टीडीएस डिडक्ट किया जाए, यानी 1,60,000 रुपया ये हो गया। और फिर आपका जो 20 लाख है 1 करोड़ के ऊपर उस पर 5% यानी 1 लाख आपका यहां पर आ जाता है। तो टोटल आपका 2,60,000 का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं रेगुलर तो 40,000, अगर रेगुलर आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में 2,60,000 का टीडीएस आपका यहां पर काटा जाएगा। यहां पर ऑलरेडी हमने बता दिया 3 करोड़ की लिमिट आपको देखनी है कोऑपरेटिव बैंक के केस में। ये जो टीडीएस डिडक्ट किया गया 194(n) के अंदर, ये आप क्लेम कर सकते हैं अपने आईटीआर में। तो आईटीआर में जो भी टीडीएस है इसका आप रिफंड ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कैश विड्रॉ अगर आप करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट से लिमिट से ज्यादा होगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, तो कॉन्ट्रा एंट्री या स्विफ्ट ट्रांसफर एंट्री जो होती है सेविंग बैंक अकाउंट में, तो उस केस में ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपका आईसीआईसीआई बैंक है और ये हो गया आपका एसबीआई बैंक।
अब आपने इसी बैंक से 5 लाख यहां पर उठाकर दूसरे बैंक के अंदर 5 लाख डाल दिए हैं, तो उस केस में ये जो 5 लाख आपने ट्रांसफर करे हैं इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। जो ओरिजिनल आपका सोर्स था, जो ओरिजिनल आपका क्रेडिट हुआ था, वही आपको यहां पर कंसिडर करना है आईटीआर फाइल करते वक्त है। तो कई बार ऐसे स्विफ्ट ट्रांसफर होते हैं या कॉन्ट्रा एंट्री होती है जिसको हमें करना होता है इग्नोर। हमारा ही पैसा यानी एक ही पॉकेट से निकालकर हमने अपनी दूसरी पॉकेट के अंदर पैसा रखा है, जेब में रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा कोई नया इनकम है, ये हमारी कोई नई इनकम नहीं होती है। 5 लाख रुपया जो है वो मेरा ही पैसा है जो मैंने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया है। तो इसको मैं ना अपनी इनकम कंसिडर करूंगा, ना मैं इसको अपनी सेल में कंसिडर करूंगा, ना कोई रिसिप्ट में इसको मैं कंसीडर करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको कंसीडर नहीं करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए ये आईसीआईसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक के अंदर 5 लाख रुपए पड़े हुए थे क्रेडिट साइड। आईसीआईसी बैंक ने यहां पर 5 लाख डेबिट किए यानी ट्रांसफर किए किसमें, एचडीएफसी बैंक के अंदर। एचडीएफसी बैंक के अंदर बैलेंस कितना हो गया, 5 लाख का क्रेडिट एंट्री आ गई। अब एचडीएफसी बैंक ने यहां पर 2 लाख रुपए फिर आईसीआईसी बैंक को दे दिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक के पास भी 5 लाख पड़े थे, एचडीएफसी बैंक के पास 5 लाख पड़े थे, लेकिन उसमें से 2 लाख जो है वो आईसीआईसी बैंक को दे दिए। तो इस केस में क्या यहां पर टोटल आप देखें तो 5 लाख क्या 10 लाख की एंट्री होगी? क्या यहां पर 10 लाख का यहां पर हमें एंट्री देखनी है? नहीं दोस्तों, यहां पर आपको देखना, देखिए 5 लाख ये था, 5 लाख यहां पर एचडीएफसी में चला गया, यानी इसको हम कर देते हैं क्रॉस। अब इसी 5 लाख में से 2 लाख वापस आईसीआईसी बैंक को चला गया, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा और ये एचडीएफसी तो आपको देखना ही नहीं है, तो उस केस में ये 5 लाख ही यहां पर देखा जाएगा। 5 लाख ही एक्चुअल आपका यहां पर जो भी पैसा है वो यहां पर है। आपने इस 5 लाख को बस ट्रांसफर किया है, तो उस केस में बाकी सभी एंट्री को आपको इग्नोर करना है। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं सिर्फ इस 5 लाख को ही देखना है। वैसे ही आप एक्सिस बैंक में देखें 3 लाख आपने डेबिट किए किसको, एसबीआई बैंक को, फिर ये 3 लाख एसबीआई ने वापस एक्सिस में डाल दिए। तो इस केस में बाकी सभी एंट्री को आपको नहीं देखना है, आपको जो मेन सोर्स है वही देखना है। तो स्विफ्ट ट्रांसफर जो है वो हम यहां पर इग्नोर करते हैं। कभी भी अपने बैंक अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट में कभी भी आपकी जो बैंक अकाउंट है वहां पर आप मार्क करके लिख सकते हैं कि ये मेरी ट्रांसफर एंट्री है जो अनदर बैंक से आई है, इसको मुझे यहां पर जो है वो कंसिडर नहीं करना है आईटीआर पर्पस के लिए। तो आईटीआर में हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अगले पॉइंट पे, तो अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही है, पेंशन आ रही है या फिर रेंट के इनकम क्रेडिट साइड में आ रही है, तो उसको आपको कंसिडर करना होगा आईटीआर के लिए। तो यहां पर देखिएगा कि आपका हर महीने का दिखाई देगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर महीने आपके यहां पर क्रेडिट हो रही है। क्रेडिट साइड आपको देखना है, क्रेडिट साइड देखना है, डेबिट साइड आपको नहीं देखना है। 20,000 हर महीने आपकी आ रही है मार्च 25 अप्रैल 25 तक। अगर आपको सैलरी आ रही है तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी मार्च 24 की सैलरी आपकी अप्रैल के अंदर आती है, तो उस केस में इसको आपको कंसिडर नहीं करना होता है। मई से जो आपकी सैलरी आ रही है अप्रैल महीने की, उसको आपको कंसिडर करना है अगली अप्रैल 2025 तक। ये टोटल आपकी हो गई 2,40,000 रुपए। इसमें आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। हो सकता है ये आपकी सैलरी हो या पेंशन, यानी टोटल नेट आपकी टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी 1,65,000। अगर यही 20,000 रुपये आपको रेंट इनकम आ रही है तो उस केस में ध्यान रखिएगा 2,40,000 आपकी रेंट की इनकम हो गई, माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। 72,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर मिल जाता है। इसमें आपकी टैक्सेबल रेंट कितनी हो गई, 1,68,000। तो ये इनकम जो है वो आपको आपके आईटीआर फॉर्म के अंदर दिखानी होती है। तो यानी 2,40,000 या 2,40,000 या तो आप सैलरी एड में दिखा सकते हैं या फिर आप यहां पर लेट आउट जो रेंट इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, वहां पर आप दिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आपकी अप्रैल महीने की सैलरी पहले चेक कर लीजिएगा, ये पिछले महीने की है, वहां आपके पिछले महीने की है, तो उसके इसमें आपको मई से कंसीडर करना है अगली अप्रैल तक। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो भी आपकी पेंडिंग होगी, यानी ये आपकी मार्च को ड्यू हो गई थी लेकिन पेड आपको अप्रैल में हुई है, तो ये आपको बैलेंस शीट में इसको दिखा सकते हैं। तो बैलेंस शीट में आपकी कहां पर आ जाएगी सैलरी, यहां पर जो सैलरी जो है वो आपकी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, तो ये सैलरी रिसीवेबल में आ जाएगा, बैलेंस शीट साइड में, असेट साइड में आ जाएगा 20,000। या फिर रेंट अगर रिसीवेबल है तो रेंट रिसीवेबल में आ जाएगा, यानी आप इसको अदर असेट के कॉलम में दिखा सकते हैं। जो एक महीने की सैलरी होगी वो आप
अदर और असेट्स के ऑप्शन में दिखा सकते हैं। अब अपने 6th पॉइंट पे, तो अगर आपके बिजनेस रिसिप्ट हुई है, सेल आया है या प्रोफेशन रिसिप्ट आई है आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसको कैसे आपको आईटीआर में दिखाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस वालों के लिए। तो अगर आपका बिजनेस है, यानी इसमें आपकी सेल आती है, ये आपका टर्नओवर आ सकता है, या आपकी ग्रॉस रिसिप्ट, ये आपकी हो सकती है कैश में भी आ सकती है, या फिर ऑनलाइन मोड से भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ सकता है। सबसे बात करते हैं पहले, अगर आपकी ऑनलाइन सेल है, मान लीजिए ऑनलाइन सेल है आपकी 20 लाख रुपए, और ये हो गई आपकी केस सेल। केस सेल यहां पर है 5 लाख रुपए। तो अब यहां पर आपको ITR 4 आप फाइल करेंगे, और उसके अंदर 44 AD के अंदर प्रेजेंटिव बेसिस पर आपको दिखाना है। 6% आपको ऑनलाइन के केस में दिखाना है, और 8% आपको कैश के केस में दिखाना है। तो यहां पर ऑनलाइन सेल कितनी थी हमारी, 20 लाख रुपए। 20 लाख पर 6% अगर करें तो 1,20,000 रुपया आपका प्रॉफिट यहां पर आपको दिखाना है। इससे हायर भी आप दिखा सकते हैं, जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। अगर इससे ज्यादा है तो वो आपको ज्यादा दिखाना है। 8% है तो 5 लाख पर आपको यहां पे कैश है, तो 8% आपको दिखाना है, यानी 40,000 रुपया। टोटल आपका कितना हुआ, 1,60,000 का प्रॉफिट हो जाता है। आप कहते हैं नहीं ये मेरा हायर प्रॉफिट जो है वो लगभग 3 लाख रुपए है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, यहां पर डमी प्रॉफिट दिखा देते हैं, क्योंकि 7 लाख तक आपको न्यू टैक्स रिजिम में रिबेट मिल जाता है, तो कई बार लोग 6,80,000 तक का प्रॉफिट दिखा देते हैं। अब इसमें होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। अगर ये डमी प्रॉफिट आप दिखाते हैं तो उस केस में क्या हो सकता है, यहां पर कभी भी एओ जो है वो आपकी इनकम नहीं देखता, वो आपका देखता है प्रॉफिट रेशियो, कि आपका प्रॉफिट के रेशियो क्या निकल कर आया है, कितना परसेंटेज आपका प्रॉफिट निकल कर आता है। यहां पर आपका जो प्रॉफिट है डिवाइड बाय आपका सेल कर दिया जाता है। प्रॉफिट कितना है, नॉर्मली आपने मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए आपको दिखाना था, एक्चुअल आपका था 3 लाख रुपए, सेल कितनी करी आपने 25 लाख की, तो यहां पर आपका प्रॉफिट रेशियो होता है 12%। तो 12% जो है वो आपका प्रॉफिट एक्चुअल था। लेकिन आपने यहां पर क्या किया, डमी प्रॉफिट दिखा दिया। कितना दिखा दिया, 6,80,000 रुपया, और 25 लाख रुपया आपकी सेल थी। तो इस केस में आपका कितना परसेंटेज निकल कर आया, 27% निकल कर आ गया। तो एओ देखेगा यहां पर आपका 27% है, इसके बेसिस पर आपने ITR 4 फाइल कर दी। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर आपकी जो सेल थी वो 25 लाख से बढ़कर हो गई 2 करोड़। अब आप कहते हैं मेरी 2 करोड़ है, मैं 27% नहीं दिखाऊंगा, जो मेरा एक्चुअल है 12% दिखा देता हूं, 24 लाख रुपया, या इससे भी कम दिखा देता हूं। मैं कहता हूं ऑनलाइन करिए, मैं 6% दिखा देता हूं, 12 लाख रुपया। तो दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा। एओ क्या कहेगा, 27% आपने दिखाया है ना, तो यहां पर ये 2 करोड़ का आपको 27% दिखाना पड़ेगा इस साल भी। 54 लाख यहां पर आपको जो है इनकम मानी जाएगी, प्रॉफिट माना जाएगा, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर हाँ हो सकता है 27 से 25% हम मान ले, 1-2% का गैप कर सकते हैं, लेकिन 50% कैसे गैप कर सकते हो आप, कि सीधा 27 का आपने 12% कर दिया, 6% कर दिया, ये अलाउ नहीं किया जाता। तो हमेशा सोच समझ के यहां पर प्रॉफिट डाले, एक्चुअल है तो वो डाले, नहीं तो 6-8% के हिसाब से आप डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से डालें, नहीं तो अगर आप एक्चुअली अगर कैलकुलेट करें तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करें। तो पहला साल भी मान लीजिए आपने 10% दिखाया है, दूसरे साल आपने 11% दिखाया है, तीसरे साल में आपने वापस 9% दिखाया है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सीधा 27 से 12, 12 से 27 ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो जीएसटी टर्नओवर भी आपको चेक करना होता है। जो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपकी सेल आ रही है, बिजनेस से आ रही है, प्रोफेशन से आ रही है, अगर ये क्रॉस कर जाती है लिमिट से ज्यादा, तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी आपको करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिजनेस है तो इस केस में लिमिट दी गई है 40 लाख रुपए की। 40 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आपकी क्रेडिट जो है सेल यानी अगर आई है, क्रेडिट सेल आई है, क्रेडिट साइड में सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर सेल आई है 40 लाख से ज्यादा, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना है। अब इस 40 लाख का भी ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स के बारे में है। तो एक्सक्लूसिवली गुड्स है, अगर आपका इंट्रा स्टेट है तभी ये लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल है, और यहां पर आपका इंटर स्टेट नहीं होना चाहिए। अगर इंटर स्टेट अगर आप सेल कर रहे हैं तो उस केस में आपको मैंडेटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो इंटर स्टेट नहीं होना चाहिए, इंट्रा स्टेट होना चाहिए और एक्सक्लूसिवली गुड्स होना चाहिए। तो उस केस में, बिजनेस के केस में आपके लिए
40 लाख की लिमिट दी गई है। सर्विस की बात करें तो यहां पर आपके लिए 20 लाख की लिमिट दी गई है, तो 20 लाख से ज्यादा होगा। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो यहां पर आप 20 लाख से ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस है प्लस सर्विस है तो उस केस में यहां पर लिमिट जो है वो 20 लाख की होगी। यानी रेंट इनकम अगर आपको आ रही है तो उस केस में आपको 20 लाख की लिमिट देखनी है, भले ही आपका बिजनेस क्यों ना हो, वहां पर आपको 40 लाख की लिमिट नहीं देखनी है। ये हम बात करें जीएसटी नंबर लेने के लिए। अगर इससे ज्यादा मान लीजिए कई बार लोग जो है बिजनेस में टर्नओवर दिखा देते हैं 90 लाख रुपया और इसके बेसिस पर 6% या 8% जो है वो प्रॉफिट दिखा दिया, उन्हें लगता है यहां पर 7 लाख तक उन्हें छूट मिल जाएगी, टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन यहां पर वो 90 लाख का टर्नओवर नहीं देखते हैं। ये क्रॉस कर गया 40 लाख से, यहां पर आपका जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। नहीं लोगे तो उसके इसमें पेनल्टी, ब्याज, टैक्स, कई सारी चीजें आप पर लागू हो जाती है। अपने अगले पॉइंट पे लोन रिसीव हुआ है, गिफ्ट रिसीव हुआ है आपके फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट एंट्री आई है, तो उस केस में आईटीआर में कैसे आपको दिखाना होगा। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए का, आपने अपने फ्रेंड से जो है वो लोन लिया है 10 लाख रुपए का, आपने अपने फादर से लोन लिया है 5 लाख रुपए का, तो यहां पर ये कोई आपकी इनकम तो है नहीं, ये है आपका लोन। अब लोन इसको आपको कैसे दिखाना है, तो आईटीआर 4 के अंदर यहां पर बैलेंस शीट दी गई है जहां पर आप 4 एंट्री दिखानी आपके लिए मैंडेटरी होती है। एक तो आपकी इन्वेंट्री हो गई, एक आपका सन्ड्री डेटर हो गया, एक आपका कैश इन हैंड हो गया और एक आपका सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। ये 4 डिटेल आपको यहां पर मैंडेटरी दिखानी है, अदरवाइज आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 डिटेल आपको दिखानी है। इसके अलावा भी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो मान लीजिए बैंक से आपने रिसीव किया है तो सिक्योर लोन में आप यहां पर 5 लाख रुपए दिखा सकते हैं, और बाकी आपने फ्रेंड और फादर से रिसीव किया है 15 लाख रुपए, तो ये 15 लाख का लोन आप यहां पर शो कर सकते हैं। तो ये आपकी लायबिलिटी है, तो सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन में आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये 4 डिटेल आपके पास है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। आपके पास अगर कैश है दिखा सकते हैं, अगर आपके कस्टमर से कोई पैसा अभी आना बाकी है वो आप दिखा दीजिए, अगर आपका बिजनेस है स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी डिटेल दे दीजिए, या आपके कोई क्रेडिटर है जिसको पेमेंट करना आपका बाकी है वो आप दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है अपने फ्रेंड से या आपके नॉन रिलेटिव से, तो यहां पर ध्यान रखिएगा आपका 50,000 रुपए तक तो अलाउ है। 50,000 तक अगर आप रिसीव करेंगे तो टैक्सेबल नहीं होगा। 50,000 से अगर ज्यादा हुआ, अबोव 50,000, तो उस केस में सेक्शन 56(2)(10) के अंदर आपको यहां पर टैक्सेबल हो जाता है, तो वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना होगा। अगर गिफ्ट, वही गिफ्ट जो है वो आपको रिसीव हुआ है आपके रिलेटिव से, तो रिलेटिव से रिसीव हुआ है, आपके फादर मदर से रिसीव हुआ है, कैश में ध्यान रखिएगा 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल से 2 लाख से ज्यादा होगा, 2 लाख या उससे ज्यादा होगा तो 100% पेनल्टी है। ऑनलाइन की बात करें, बैंक की बात करें, तो कितना भी आप यहां पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, नो लिमिट। अब जो भी पैसा यहां पर आपको गिफ्ट जो भी आपको मिल रहा है, या तो ये आपको कैश में मिलेगा या आपके बैंक खाते में आता है, तो यहां पर हम जब डिटेल देते हैं, कैश की डिटेल देते हैं तो वहां पर आ गया, या आपके बैंक बैलेंस है तो वहां पर आ जाता है। अगर आपको अदर डिटेल में देनी है तो यहां पर आप अदर असेट में दे सकते हैं, तो वहां पर आपका कैश कम हो सकता है, यहां पर बैंक आप कम करके बाकी का जो पैसा है वो गिफ्ट आप यहां पर दिखा सकते हैं, पर मैंडेटरी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, गिफ्ट यहां पर दिखाना मैंडेटरी नहीं है। ये गिफ्ट जो भी रिसीव हुआ है ये आपकी एग्जाम, ये आपकी इनकम ही नहीं है, ये पैसा ये आपने कोई कमाया नहीं है, ये आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, तो इसको आईटीआर में दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आप फिक्स असेट में दिखाना चाहते हैं, असेट लायबिलिटी शेड्यूल में दिखाना चाहते हैं, तो अदर असेट में आप दिखा सकते हैं। अन्यथा अगर आपको कैश मिला है तो कैश में दिखा दीजिए, बैंक के अंदर आया हुआ है वहां से आपने ट्रांसफर नहीं किया है तो बैंक बैलेंस के हिसाब से आप यहां पर दिखा सकते हैं। अपने आखिरी पॉइंट पे, तो अगर कोई सस्पेंस एंट्री या फिर कोई मिसलिनियस एंट्री आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ रही है, क्रेडिट साइड, ध्यान रखिएगा क्रेडिट साइड, तो वो आपको यहां पर इनकम में आप दिखा सकते हैं। आप कहां पर दिखा सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी अगर आपको पता नहीं है वो इनकम किस रिलेटेड है। सस्पेंस एंट्री है, मान लीजिए आपके खाते में आ गया 5,000 रुपया, अब आपको पता नहीं चल रहा ये 5,000 किसका है, क्या ये सैलरी का है, बिजनेस का है, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है, तो उसके इसमें आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाकर इस पर आप टैक्स जो है वो सरकार को पे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस एंट्री होती है, जैसे कि इंटरेस्ट आपको मिला है सेविंग अकाउंट पर, इंटरेस्ट आपको मिला है एफडी पर, डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है,
या आरडी का ब्याज आपको मिला है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट आपको मिला है, तो वो भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर दिखाकर उसको टैक्सेबल कर सकते हैं। तो स्लैब बेसिस पर ये आपका टैक्स हो जाएगा जो भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अदर एंट्रीज आ रही है। तो जितनी भी अदर एंट्रीज आ रही है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में एक ही तरीका है, आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाकर इसको आईटीआर में शो कर दें इनकम, और उस पर आप जो है वो टैक्स जमा कर दें, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।